गुड बे डॉक्टर्स, नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ संघवी है और बस 5 मिनट की सीरीज में बायोपैराक्विकी में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले 3 पार्ट में आप हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। पहले पार्ट में मैं आपके साथ बेसिक इंट्रोडक्शन जो एनसीईआरटी से प्रेरित है उसका बात करूंगा। देन फिर हमारे आईपैड पर शेयर होकर के हम बड़ी बेसिक मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बातें करेंगे। और तीसरा चरण जो होगा वो आपको इंटरेक्टिव वीडियो के फॉर्म में होगा। यही वीडियो आप मेरे पोर्टल sidsir.com SIDSIR.com पर देख सकते हैं। वहां साथ में क्वेश्चन भी करते जाएं, जैसे जैसे थ्योरी आएगा। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतर है, तो आपको क्वेश्चन भी साथ में मिलते जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को भी साथ में करते जाइए। सो लेट्स बिगिन विथ सेल मेम्ब्रेन। इट टेक्स टाइम, समय लगा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने में। मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द advent of the electron microscope in 50s. Meanwhile, chemical studies on the membrane, especially on RBC membrane, enabled the scientists to understand the possible structure of plasma membrane. These studies show that the cell membrane is mainly composed of two substances. One is lipid and another one is protein. Especially lipid जो है उसमें भी the major presence of phospholipid, and the main phospholipid in the membrane is lecithin. So the major lipid is phospholipid, and the type of phospholipid present in a membrane is lecithin, majorly lecithin. Those molecules of phospholipid form a bilayer, and lipid arrange within the membrane with the polar head toward the outer side and hydrophobic tail towards the inner part. Basically, the phospholipid molecule is hydrophilic as well as hydrophobic. Phospholipids show both properties. Head of phospholipid is hydrophilic. On the other hand, tail of phospholipid is hydrophobic. And the hydrophilic nature is due to the presence of charge, which is present on phospholipid due to the choline molecule and phosphoric acid, obviously. So, that type of structure ensure that non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the outer aqueous environment. ये इस तरह से अरेंज होती हैं कि जो दो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के लेयर हैं उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ होगा और वो एक्वेटिक जो माध्यम है आपका उससे प्रोटेक्टेड रहेगा. Further investigation revealed that the membrane also possesses carbohydrate with protein. Definitely, आपको याद रखना चाहिए कि the percentage of protein is higher with comparison to lipid. If you want to understand the membrane of RBC, आप जब RBC का स्टडी करना चाहेंगे तो आपको वहां मिलेगा कि membrane of erythrocyte have approximately 52% of protein and 40% of lipid, but the ratio may be different in different cells or different cell types. Depending on the ease of extraction, membrane protein can be classified as a integral or peripheral. अगर आप मेम्ब्रेन प्रोटीन को इजीली रिमूव कर पाते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है, और अगर आपको उसको रिमूव करने में दिक्कत आती है तो फिर वो इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है. So basically peripheral proteins are present over the surface or lie on the surface of membrane, while integral protein are partially or totally buried in membrane. वो membrane के अंदर होते हैं. हालांकि ये बाहर अंदर का डेफिनेशन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि बाहर अंदर का एक साधारण डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तो ठीक है कि हम बाहर की तरफ या बिल्कुल अंदर की तरफ मान लें. एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट्स होते रहते हैं.
कई प्रकार के मूवमेंट्स को दिखाते हैं। तो जो प्रोटीन है उनकी पोजीशन में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो डेफिनेशन वही अच्छा है कि आप इजीली अगर एक्सट्रैक्ट कर पाए तो ये एक्सटेंसिव प्रोटीन है, और अगर आपको प्रोटीन को बाहर निकालने में दिक्कत आए तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन के तौर पर जाना जाता है। कई लोगों ने काम किया मेम्ब्रेन के ऊपर, जो मेरे कान में इको हो रहा है, कई सारे ग्रेट रिस्पेक्टेड पर्संस हैं, ओवरटोन, गॉर्डर एंड ग्रैंडल, डैनियल डेविसन सैंडविच मॉडल के प्रणेता, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। बट द फाइनल एंड इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन was proposed by Singer and Nicholson in 1972, known as fluid mosaic model. According to this model, quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. So, the fluidity of membrane is due to the lipid molecule. Lipid molecules में motion होते हैं, उससे membrane की fluidity आती है, और उस फ्लूइडिटी के कारण से प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाता है। ये क्वासी फ्लूइड क्या है, इसका बात और जानने के लिए आपको हमारे डिटेल वीडियोस देखना चाहिए, वहां आपको इन चीजों में और ग्रिप आएगा और पकड़ आएगा। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। आप कई सारे फंक्शन को स्टैटिक मॉडल से नहीं समझा पा रहे थे, ड्रॉबैक था। रॉबर्टसन तक के लोगों की मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, और इसके कारण से आप सेल ग्रोथ को नहीं समझा सकते हैं, आप फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस को नहीं समझा सकते हैं, सिक्रीशन, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब चीजों में आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जरूरत पड़ती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। All living organisms have selective permeable membrane. पुराने समय में एनसीईआरटी के बैक्टीरिया वाले जो इनिशियल लेवल पर डिस्क्रिप्शन था उसमें गड़बड़ था, अभी वो सुधार दिया गया, अच्छी बात है। तो बैक्टीरिया हो चाहे हम हो, we all have selective permeable membrane. That means selective permeable का मतलब होता है कि कुछ मॉलिक्यूल आयंस मेम्ब्रेन में से पास हो सकते हैं, सॉल्वेंट तो पास हो ही सकता है पूरी तरह से, सॉल्यूट के कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो हैं वो भी मेम्ब्रेन में से पास हो सकते हैं। सेमी परमिएबल जब आप कहते हैं तो आप सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देते हैं, इम्परमिएबल में ना सॉल्यूट निकल पाता है ना सॉल्वेंट। तो हमारा जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this type of transport is known as passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. न्यूट्रल का मतलब है जिन पर कोई चार्जेस नहीं है, वो आसानी से बड़े आराम से डिफ्यूजन की मदद से फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर सकते हैं। वाटर may also move across the membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. Osmosis एक मजेदार बात है, आपको विस्तार वाले वीडियो मेरे देखना चाहिए। ऑस्मोसिस इज ए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, इट्स नॉट अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस कि फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर प्रेजेंस टू देयर लोअर प्रेजेंस ना। ऑस्मोसिस इज ए नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। नेट शब्द लगना जरूरी है क्योंकि ऑस्मोसिस जब होता है तो दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में इवेंट हो रहे होते हैं। खैर, as the polar molecule can't pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. Few ions or molecule are transported across the membrane against concentration gradient from lower concentration to higher concentration. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized, and the process is known as active transport. यानी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी आप मेम्ब्रेन में से कुछ चीजों को निकाल सकते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप उसका एग्जांपल है। इस एक इंट्रोडक्शन के साथ स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको आए हैं, उन्हें भी आपने किया है, एक लेवल, एक लेयर हमने डाल लिया। अब हम इसी बात को अपने आईपैड पर शेयर करके आपको फटाफट समझाने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोलॉजी को बस 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। तो आइए मेम्ब्रेन को आपके साथ एक बार फिर डिस्कस कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक मेम्ब्रेन जो आप पढ़ते हैं
उसमें आपको इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो अरेंज मिलते हैं। ये शुरुआती मॉडल था जब लोगों ने सैंडविच मॉडल का बात किया और कहा कि लिपिड का 2 लेयर होता है, बीच में एक पोर होता है जिसमें से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस निकल पाते हैं, और बाहर की तरफ जो है वो आपको प्रोटीन इस तरह से अरेंज मिलते हैं। लग भी रहा होगा आपको सैंडविच मॉडल, PLLP इसको कहा जाता है। स्वीकार्यता इसलिए इस बात की कम है कि ऐसा कोई बात हजम नहीं होता कि पोर मिलेगा और उस पोर में से जो है वो सब्सटेंसेस वाटर सॉल्युबल वाले पास हो जाएंगे, और बाकी जो मेम्ब्रेन है वो स्टैटिक रहती है। ये एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं था। तो इस मॉडल की जो जितनी भी जो रॉबर्टसन के पहले वाले लोग हैं, या रॉबर्टसन इंक्लूडिंग रॉबर्टसन, डेनियल डेविसन, गॉटर ग्रेडल, इन सब की बातों में इसलिए डायनामिक सेंस मॉडल के नहीं मिलते। तो मॉडल के डायनामिक सेंस कहां मिलते हैं? वो मिलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। सिंगर एंड निकलसन 1972, और उनके मॉडल की खासियत ये हम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके ऊपर के हेड वाले पार्ट को आपको दिखा रहे हैं, जो हमने कहा था हाइड्रोफिलिक होता है। नीचे फैटी एसिड टेल्स जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं, वो दिख रही हैं। यहाँ हम एक अलग प्रकार का प्रोटीन आपको दिखा रहे हैं। ये वास्तव में आपकी मेम्ब्रेन से पूरा जो पास हो रहा है, ये प्रोटीन है, टनल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इसमें से पास होते हैं। प्रोटीन के बारे में भी आपको जो कहा गया, वो दोनों प्रकार के प्रोटीन, ये एक्सटेंसिक प्रोटीन है जो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, और कुछ प्रोटीन आपको मेम्ब्रेन के अंदर बीच बीच में ऐसे भी नजर आएंगे। हम उसके बाद लिपिड मेम्ब्रेन बनाएंगे, आई एम सॉरी, हम इसके बाद जो है वो फैटी एसिड टेल बनाएंगे। ये फैटी एसिड टेल्स हम बना रहे हैं। इस तरह से ये बाइलेयर आपको नजर आता है या मिलता है। तो बेसिक अरेंजमेंट जो है उसमें आपको कहना है कि लिपिड आपको मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है जो बाइलेयर के फॉर्म में होता है। जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में मुख्य प्रकार जो हम बोल रहे हैं वो लेसिथीन है। एक्चुअल में लेसिथीन कैसे बनता है, किन से बनता है? लेसिथीन का फॉर्मेशन होता है ग्लिसरॉल प्लस
फैटी एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड एंड प्लस कॉलीन, ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल होता है। सर ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, आप क्यों बता रहे हैं? ऐसा नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स में इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है जो हम बात करने जा रहे हैं। हम इसे छोड़ देंगे यहाँ तो वहां पढ़ना है, तो हम यहाँ भी पढ़ेंगे और वहां भी पढ़ेंगे। ये ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड में बना रहा हूं। यहाँ जो फैटी एसिड होना चाहिए था, अगर आप एक नॉर्मल फैट का बात करते हैं तो यहाँ फैटी एसिड होना चाहिए था। यहाँ फैटी एसिड नहीं होकर फॉस्फोरिक एसिड की मौजूदगी आपको मिलती है, तो हम फॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ करने जा रहे हैं। और इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ अभी हमको इनमें कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करना है, जहां वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बात करते हैं। इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ एक नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल मिलता है जिसको कोलीन कहा जाता है। ये कॉलीन है, कॉलीन है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है दो, इधर भी और इधर भी। इनमें जब बॉन्ड बनेंगे जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आते जाएं उन्हें आप साथ में करते जाएं। यहां क्या होने वाला है देखिए, जरा गौर फरमाइए। ये OH और OH वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे और यहाँ पर आपके लिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ भी कुछ वही होना है, और यहाँ भी वही कुछ होना है। यहाँ भी वही कुछ होना है। कलर बदल देते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है, इसको आप लेसिथीन कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी का देखिए, वहां आपको लेसिथीन का स्ट्रक्चर पूरा इस तरह से दिखाई देगा या मौजूद मिलेगा। हम इसको पढ़ाई की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से ऐसे बनाते हैं। कलर ले लें हम, कौन से लिए? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, येलो। ओके, ये ग्रीन हुआ, देन ऑरेंज हुआ, देन वाइट लिया, और फिर ये जो हमारा मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ये यहाँ ये ग्लिसरॉल है, ये दो फैटी एसिड हैं। थोड़ा विस्तार वाला वीडियो आप जब हमारा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये फैटी एसिड में जो हैं वो अनसैचुरेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, सैचुरेशन कहाँ देखने को मिलता है, वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये हेड मोइटी कहलाता है। ग्लिसरॉल और उसके बाद के स्ट्रक्चर हेड मोइटी कहलाते हैं। तो ग्लिसरॉल है, देन फॉस्फोरिक एसिड है, और यहाँ आपको जो है वो कॉलीन मिलता है। वीडियो की स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन है जो ये कह रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कहते हैं इससे मॉलिक्यूल को, फॉस्फोलिपिड को। हम बचे हैं उसको कहते कहते, आपने मेरे इनिशियल इंट्रोडक्शन में मैं बचा हूं कि आपसे पूछा जाएगा। जब किसी में प्रॉपर्टी दोनों हो, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, तो ऐसे मॉलिक्यूल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है हमारा MCQ। फटाफट क्लिक कर दीजिए।
गुड, आप में से अधिकतर लोगों ने सही जवाब दिया। आइए, ये जो हमारे मेम्ब्रेन में मिलने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनका अगर हम अरेंजमेंट का बात कर रहे थे तो पहला कंपोनेंट हमने बाइलेयर के फॉर्म में बना दिया। प्रोटीन का ये कॉन्सेप्ट हम हटा चुके कि प्रोटीन बाहर और अंदर दो लेयर के फॉर्म में होंगे, ठीक बात नहीं। प्रोटीन इनमें धसे हुए होते हैं, बाहर की तरफ हो सकते हैं, पर वो एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक प्रोटीन के तौर पर क्लासिफाई किए जाते हैं। तो प्रोटीन के बारे में हमने कह दिया। प्रोटीन को आप जो है वो दो ग्रुप में बांटते हैं, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक प्रोटीन, और दोनों की मौजूदगी को लेकर के भी आपसे बात कर लिया कि वो बीच में ऐसे भी पाए जा सकते हैं और यहाँ सरफेस पर भी वो पाए जा सकते हैं। जैसा आपकी किताब ने कहा था, बिल्कुल ठीक बात है, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी भी यहाँ आपको देखने को मिलती है। हमारे डिटेल वीडियोस में आप सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बल्कि आप इनसे जुड़ा हुआ बात पढ़ेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। डिटेल वीडियोस में देखिए कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। पर यस, जो भी होता है, कार्बोहाइड्रेट इसका एक अहम भाग होता है, और ग्लाइकोकैलिक्स को सेल की आई एंड ईयर कहा जाता है। अरे भाई, तुम मेरे वाली सेल हो, चलो मिलकर टिश्यू बनाए। ये जो कंपैटिबिलिटी है, ये कंपैटिबिलिटी ग्लाइकोकैलिक्स के कारण ही देखने को मिलती है या आती है। तो प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, जो मेन कंटेंट आपका यहाँ मिल सकता है वो बात कर लिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया, आपकी स्क्रीन पर है। आप में से अधिकतर लोगों का यहाँ जवाब गलत हुआ। उन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन में क्या क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा मेम्ब्रेन में प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लिपिड मिलता है। चुक गए वो। डीएनए भी एक ऑप्शन था, वो चुक गए। जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए भले ना मिलता हो, लेकिन मेम्ब्रेन का जो ओरिजिन है, मेम्ब्रेन जैसे बनती है, उस कारण से थोड़े से ट्रेस अमाउंट में कई बार डीएनए जो है वो भी आपको मेम्ब्रेन में मिल सकता है। फंक्शनल नहीं होगा, जेनेटिकल रोल उसके नहीं होंगे, लेकिन इसलिए जो ऑप्शन चूज करना था आपको, विथ डीएनए वाला ऑप्शन चूज करना था। चलिए, अच्छी कोशिश थी आपकी। सो ये मेम्ब्रेन का जो बेसिक मॉडल हो सकता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो सकता है, वो हमने बात कर लिया। ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, जो मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है, तो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन दिखाती है, जिसमें आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है फ्यूज चीज का फ्यूज न रह पाना, फ्री होकर के मूव कर लेना। तो हर मॉलिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी जो है उसको कंज्यूम करना चाहता है, और कंज्यूम करके वो मूव करेगा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। आपने प्लांट फिजियोलॉजी में मेरा जो वीडियो देखा होगा, वहां इस बात का एक्सप्लेनेशन देखा होगा कि परफ्यूम की बोतल को आप जब ओपन करते हैं तो कैसे डिफ्यूजन होता है। विस्तार तो वहीं मिलेगा आपको, पर यस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर प्रेजेंस टू देयर लोअर प्रेजेंस, ये एनसीईआरटी कहती है। उन मॉलिक्यूल के लिए इजीली हो जाएगा जो न्यूट्रल नेचर के हैं। यदि आप पानी की बात कर रहे हैं तो वाटर के लिए ऑस्मोसिस होगा। जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में वाटर मॉलिक्यूल अपनी हायर प्रेजेंस से अपनी लोअर प्रेजेंस की ओर चलते हैं। इस बात के परसेप्शन लोग गलत ले लेते हैं, ये नेट मूवमेंट है। वास्तव में तो अगर इधर से इधर 10 मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो इधर से इधर भी 4 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो इफेक्टिवली अगर आप बात करें तो 6 मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं। इसलिए आप कह देते हैं कि वाटर का मूवमेंट अपनी हायर प्रेजेंस से अपनी लोअर प्रेजेंस की ओर। उसको कहना चाहिए नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
उस एक शब्द से ऑस्मोसिस जस्टिफाई हो जाता है कि एक बाई डायरेक्शनल इवेंट है। तीसरा ट्रांसपोर्ट जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये, क्योंकि पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत लगती है। वास्तव में सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन अलग अलग, वो मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर, आपको पता होना चाहिए किसी सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बाहर की तरफ, यानी जो है सेल के बाहर, वो सोडियम का बहुत ज्यादा होता है, और सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम का ज्यादा होता है। तो ऑलरेडी बाहर ज्यादा है, और आपकी सेल जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से 3 सोडियम को बाहर करती है, और उनके बदले में 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ये सिर्फ एक डायनामिक पिक्चर आपने देखा। वास्तव में जो प्रोटीन है उसमें लगातार कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, और उसके स्ट्रक्चर में बदलाव होता रहता है। अभी आप जैसा पिक्चर में देख रहे हो, बाहर बंद है, सोडियम जाके जुड़ता है, एटीपी कंज्यूम होता है साथ में। एटीपी का कंजप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि ये पंप एटीपेज पंप है, या सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एटीपी को कंज्यूम करता है। तो एटीपी यहाँ कंज्यूम होगा, और 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद आपने कई बार ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट पढ़ा होता है। जब सोडियम बाहर बहुत बिल्डअप हो जाता है तो अपने अलॉन्ग ग्रेडियंट आता है, लेकिन ग्लूकोज को वो फिर से अगेंस्ट ग्रेडियंट लेकर के आता है। इस इवेंट को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हम रिकमेंड करेंगे आप हमारे डिटेल वीडियोस देखें, वहां आपको मेम्ब्रेन में मजा आ जाएगा इन सारी बातों को विस्तार से पाके। बस 5 मिनट में मेरी तरफ से इतना ही। एनसीईआरटी को कवर करते हुए मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त और आपका हितेशी सिद्धार्थ संघवी। बाय बाय। थैंक यू सो मच।